चलो, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ठीक है, इसको पहले हम हिस्टोरिकली समझेंगे कि हिस्टोरिकली हम आज जिस स्टेट में हैं पाकिस्तान के साथ, उसके पीछे क्या क्या रीजन है। जैसे सबसे बड़ा रीजन हमारे साथ हमारा और पाकिस्तान का जो इशू है वो कश्मीर का इशू है। ये कश्मीर के इशू के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, डिटेल में नहीं पता होगा कि क्यों वो इशू हुआ। उन सारी चीजों को हम आज समझेंगे। ठीक है, तो हम अपना हिस्ट्री में चलते हैं। ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है, इंडिया बनने से पहले हमारे पास ब्रिटिश इंडिया होता था, इतना आपको पता होगा। ठीक है, 1947 में 15 अगस्त 1947 को दो चीजें हुई थी। क्या क्या हुआ था? एक तो पार्टीशन हुआ था, दूसरा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। अब पार्टीशन जो हुआ था, ये ब्रिटिश इंडिया जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया तो हमें पता ही है, जो आज का इंडिया है। पाकिस्तान कैसे बना? पाकिस्तान, पीछे चले हम 1906 में। 1906 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम लीग। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही, ये जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम एलीट थे उस टाइम पे। उस टाइम पे हमारी जो सोसाइटी थी, 95% पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि पीजेंट्स थे या फिर लेबरर्स थे। पीजेंट कौन होता है? एग्रीकल्चरल लेबरर। और दूसरा लेबर जो आर्म इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, वर्कर। ठीक है, ये जो लोग थे ये वेज के ऊपर, दिहाड़ी के ऊपर काम करते थे। सिर्फ 5% पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि एलीट पॉपुलेशन थी, जो कि मिडिल क्लास थे, एजुकेशनिस्ट थे, फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, लॉयर्स थे। ठीक है, ये वो लोग थे जिनको ब्रिटिश इंडिया की समझ थी और ये आम इंडिया के लोगों की आवाज बने। उसमें से जो हिंदू एलिट्स थे उनकी अलग पार्टी बन चुकी थी इससे भी पहले, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है जो आज कांग्रेस है, 1885 में बनी। इसको हिंदू एलिट्स ने बनाया था। और बाकी जो मुस्लिम्स थे उनको 1906 में अलग से पार्टी बना के दी, मुस्लिम लीग। ये क्यों किया ब्रिटिश ने? 1905 में उन्होंने क्या किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल की। ये हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे। बंगाल को डिवाइड कर दिया। बंगाल जो है उस टाइम पे अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोविंस होता था, जहां से 65 to 70% ऑफ ट्रेड ब्रिटिश एम्पायर का होता था। और बंगाल को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक वेस्ट बंगाल होगा और एक ईस्ट बंगाल होगा। ये वेस्ट बंगाल वही वेस्ट बंगाल है जो आज एक इंडिया की स्टेट है, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल आज का क्या है? बांग्लादेश। जो आज का बांग्लादेश है ये ईस्ट बंगाल है। और इसको डिवाइड कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि वेस्ट बंगाल जो होगा इसमें हिंदू मेजोरिटी होंगे, ईस्ट बंगाल जो होगा इसमें मुस्लिम मेजोरिटी होंगे। लेकिन इंडियंस जो थे उनको इस चीज के बारे में पता था कि ये डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियंस ने इसी के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी, स्वदेशी वर्ड का मतलब क्या है? स्वयं का देश, अपना देश। ठीक है, हमारा जो इंडिया है, हम में एक यूनिटी है, एक ऑल इंक्लूसिवनेस है। आप उस चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अगेंस्ट फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल सॉन्ग लिखा, सॉरी नेशनल एंथम लिखा, नेशनल सॉन्ग आया। उसमें कितनी सारी चीजें आई। हमने भारत माता की पेंटिंग बनाई, उसकी पेंटिंग हम पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में भी आप पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे के हाथ पे राखियां बांधी। ये तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने, गणपति विसर्जन होता है, एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है, जिस दिन मुहर्रम होता है उसी दिन होता है, सेम डे पे स्टार्ट किया कि एक यूनिटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश का जो एम था कि हम इंडिया को डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो फेल हो गया। तो इसलिए 1906 में उन्होंने अलग से पार्टी बना के दी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम्स को उन्होंने क्या बोला कि देखो आप बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो इंडिया में, लेकिन हिंदू से कंपैरेटिवली आप माइनॉरिटी हो। तो आप माइनॉरिटी बन के रह जाओगे एक हिंदू डोमिनेटेड कंट्री में। तो आपके पास अलग राइट्स होने चाहिए, अलग स्पेशल राइट्स होने चाहिए। उसके लिए आप अपनी पार्टी बनाओ, हम आपको हेल्प करेंगे पार्टी को आगे लेके जाने में। कैसे आगे लेके जाने में? 1909 में इन्होंने इसी पार्टी को, मुस्लिम्स को, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट, पता है क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट? ठीक है, और कोई ट्राई करो, नाम से क्या लग रहा है आपको? सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होगा?
इलेक्शंस अलग से होंगे। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम मुस्लिम को चूज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन में मुस्लिम ही वोट देंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स ठीक है। मुस्लिम इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? वो एरियाज जहां पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में है। ठीक है, ध्यान से सुनो, वो एरियाज जहां पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में है वहां पे सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे और इलेक्शंस भी सिर्फ मुस्लिम ही कॉन्टेस्ट करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल, चंडीगढ़ में मुस्लिम्स मेजोरिटी में, बाकी सारी कंट्री में मिनोरिटी में, तो यहाँ पे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, मतलब लीडर जो खड़े होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे और वोट भी सिर्फ मुस्लिम्स करेंगे। अब जो हिंदूज जो कि पूरी कंट्री में मेजोरिटी में, एक चंडीगढ़ में माइनॉरिटी में, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, तो अब उनके बीच में डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी। वो एक दूसरे के लिए हेट्रेड क्रिएट हो जाएगी कि ये बंदा इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है और वोट भी सिर्फ यही कर सकता है। ठीक है, जैसे आज रिजर्वेशन होती है इलेक्शंस में, जैसे पंचायत में वुमेन रिजर्वेशन होती है, जहां पे वुमेन मेजोरिटी में, वहां पे सिर्फ वुमेन ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी और कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन वोट सारे करते हैं। उसको हम बोलते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट। अब जॉइंट इलेक्टोरेट प्रैक्टिस होता है हर जगह पे, ये सेपरेट इलेक्टोरेट है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या हुआ, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, वहां मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज कौन कौन से थे? एक तो यही हो गया, ठीक है, कि ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था पंजाब। आज का पंजाब नहीं, उस टाइम का पंजाब, पाकिस्तान का और इंडिया का पंजाब आप मिला लो तो ये पंजाब मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। ठीक है, इसके अलावा और छोटी छोटी प्रोविंसेस थी, जैसे कि एक प्रोविंस थी, आज वो पाकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। एक सिंध, ये भी आज पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में जा चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, आगे आगे हम चलते रहते हैं, बीच में इवेंट्स आते हैं जिसमें मुस्लिम्स जो है कई बार ब्रिटिश के लॉयल हो जाते हैं, कई बार ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे एक इवेंट आएगा आगे जाके 1919 में, 1919 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी, सॉरी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 हुई 1914 से 19 तक। ठीक है, 19 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई, और खत्म किस पॉइंट पे हुई? इस्लाम में जो रिलीजियस हेड होता है उसको हम बोलते हैं कैलिफ, जो पूरे रिलीजन का हेड है। जैसे क्रिश्चियनिटी में एक होता है पोप, और ये कैलिफ बैठता कहां पे था? टर्की में। और ब्रिटिश ने कहा क्या, टर्की को एक्वायर कर लिया और ये कैलिफ को उसके टेरिटरी से बाहर निकाल दिया। अब कैलिफ की ये जो डिसरिस्पेक्ट हुई थी उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, तो सेम इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया 1919 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, ये साथ में आ गए। उससे पहले इनका एक पैक्ट भी हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था लखनऊ में, वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद जाके एक इनकी मूवमेंट होती है इकट्ठे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी मूवमेंट को लीड करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी अपनी मर्जी से मूवमेंट को बंद कर देते हैं। एक इवेंट होता है छोटा सा, चौरी चौरा सत्याग्रह, शायद सुना होगा आपने कहीं, जहां पे कुछ इंडियंस मिलके एक पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, जिसमें 22 इंडियन पुलिसमैन जल के मर जाते हैं। तो महात्मा गांधी इसको एक मतलब हीनियस एक्ट ऑफ क्राइम देखते हैं और ये मूवमेंट को बंद कर देते हैं अपनी मर्जी से, यूनानिमसली। ठीक है, किसी से भी पूछने के बिना। जब ये मूवमेंट शुरू करनी थी तो महात्मा गांधी ने सबसे परमिशन ली, लेकिन जब बंद करनी तो अपने मर्जी से बंद कर दी। इसके बाद मुस्लिम जो है वो हमेशा के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है, और उनमें ये एक थ्योरी चल पड़ी कि हमें एक अलग से कंट्री बनानी चाहिए, कि अगर इंडिया की आजादी की लड़ाई हो रही है, इंडिया अगर आजाद होता है हम तब भी माइनॉरिटी ही रहेंगे, तो हमें एक अपनी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री चाहिए, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट चाहिए। तो जैसे कांग्रेस के सेशंस होते थे ऐसे मुस्लिम लीग के भी सेशंस होते थे। ऐसे मुस्लिम लीग का सेशन हुआ 1930 में कराची, जहां पे सबसे पहले बात रखी गई एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की। और ये रखी किसने? एक पर्सन थे मोहम्मद इकबाल, आज ही इज नोन एज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद इकबाल। पाठ लीजिए, एक बहुत फेमस गाना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सुना होगा आपने कहीं, वो इन्होंने लिखा था, जो हिंदुस्तान के अच्छे होने की बात कर रहे हैं लेकिन बाद में जाके अलग से पाकिस्तान का आइडिया दे रहे हैं। और इन्हीं का ही सेशन हुआ लाहौर में 1934 में, जिसमें एक पर्सन था चौधरी रहमत अली, जिसने ये नाम दिया पाकिस्तान, कि जो हम अलग से अपनी कंट्री बनाएंगे, अलग से जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान। क्या मतलब होता है पाकिस्तान का?
पाक का मतलब क्या होता है? प्योर। स्तान का मतलब होता है लैंड, जैसे हिंदुस्तान हिंदुओं का लैंड, कजाकिस्तान कजाकी का लैंड, अफगानिस्तान अफगान का लैंड, ऐसे पाकिस्तान प्योर लैंड। ठीक है, ये नाम रख दिया गया। उसके बाद इनकी लड़ाई शुरू हो गई अपनी अलग कंट्री के लिए। एक तरफ इंडिया डिमांड कर रहा है हमें आजादी चाहिए, एक तरफ मुस्लिम लीग डिमांड कर रहा है हमें अलग कंट्री चाहिए। मल्टीपल इनमें मिशन आएंगे, ब्रिटिश जो है मल्टीपल मिशन भेजेंगे कि हम पार्टीशन को मतलब अवॉइड कर सके। महात्मा गांधी इवन नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, लेकिन अल्टीमेटली पार्टीशन होके ही रहा। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त को इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। अब नेचर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अगर हम समझें, नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश जो है वो इंडिया से दो तरह से रूल करते थे इंडिया के ऊपर। अब देखो, ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ पे मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर टूट गया। मुगल एम्पायर जब टूटा तो छोटे छोटे किंगडम्स बनने शुरू हो गए इंडिया में। ठीक है, जब भी एक बड़ा एम्पायर टूटता है ना, बड़ा एम्पायर टूटने का रीजन क्या होता है कि जो रूलर है वो स्ट्रांग नहीं है। औरंगजेब तक रूलर सारे बहुत स्ट्रांग थे, जैसे पहले बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद के जो लेटर मुगल्स थे वो सारे वीक थे। और वो रूल कैसे करते थे? डायरेक्ट रूल नहीं करते थे। मान लो मैं एक बादशाह हूं, ठीक है, आप 5 लोग हो, आपकी अपनी अपनी टेरिटरीज है, तो अब आपको मैंने बोला कि आप अपनी अपनी टेरिटरीज के गवर्नर हो, आप रूल करो मेरे नाम पे। ठीक है, आप पूरे साल का टैक्स कलेक्ट करो और मुझे लाके दो, बदले में मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, आपको मेरी आर्मी चाहिए आर्मी ले जाओ। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करोगे खुद की, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, मुझे नहीं करेंगे, क्योंकि लोग तो आपको जानते हैं, मुझे थोड़ी जानते हैं। आप गवर्नर एक स्टेट के, आपने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया वहां। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन गए इंडिया। और ब्रिटिश जब यहाँ पे आए तो उन्होंने उन किंगडम्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया। क्या एक्वायर करके उनको क्या नाम दे दिया? पहले जो किंगडम्स थे वो क्या बन गए? अब प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पे किंग नहीं होगा, प्रिंस होगा, क्योंकि किंग तो इनका इंग्लैंड में बैठा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर अब ब्रिटिश एम्पायर आ गया। अब ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर सारी प्रिंसली स्टेट्स जो है ये काम करेंगी। बंगाल जो है वो अलग से प्रोविंस बन गया। दूसरा क्या था तरीका इनका रूल करने का? प्रोविंस। प्रोविंस से स्टेट, जैसे आज की स्टेट है। प्रोविंस वो है जिसके ऊपर इनका डायरेक्ट रूल है, जहां पे इनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, जहां के लिए लॉज जो है ये अपने पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं। प्रिंसली स्टेट्स हैं जो जिनके ऊपर इनडायरेक्ट रूल चल रहा है। प्रिंसली स्टेट के फॉरेन अफेयर्स क्या होंगे वो ब्रिटिश में दिखेगा। इंटरनली क्या चल रहा है उससे अंग्रेजों को लेना देना नहीं। मतलब एक प्रिंस के बाद दूसरा प्रिंस कौन बन रहा है, आपकी अपनी इकोनॉमी कैसी चल रही है, अपना आपका स्टेट कैसी चल रही है, हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर आपने एक प्रिंसली स्टेट ने किसी और प्रिंसली स्टेट के कुछ रिलेशन बनाना है तो आप हमसे पूछो। ठीक है, यहाँ आपने किसी और यूरोपियन के साथ रिलेशन बनाना है, मान लो आपने फ्रेंच के साथ ट्रेड करना है, मान लो आपने पोर्तुगीज के साथ ट्रेड करना है, आप हमसे पूछो। ठीक है, दूसरी तरफ प्रोविंसेस जो थे इनके ऊपर डायरेक्ट रूल है ब्रिटिश का। तो ये टोटल जो है टोटल 11 प्रोविंसेस थी। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स जो थी ये अराउंड 564 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में, छोटी छोटी। जब नॉर्थ इंडिया में देख लो, जितना आज का हिमाचल है, जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, सुकेत, ये वो। पंजाब है, पंजाब का जो पेप्सू है, जो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन है, जिसमें ये नाभा, जींद, कैथल, पटियाला, कपूरथला, हिंदूर, कलसियां, बहुत सारी स्टेट्स थी। हरियाणा में थी पटौदी स्टेट थी, जो आज जहां का नवाब सैफ अली खान है, वो एक प्रिंसली स्टेट होती थी। सो नवाब बोलते हैं ना, पटौदी स्टेट है सदर्न हरियाणा में, दिल्ली के पास। गुड़गांव उसके अंडर आता था सारा। राजस्थान में सारी स्टेट्स थी, राजपुताना स्टेट्स थी। मेवाड़, मरवाड़, आमेर। आप नीचे महाराष्ट्र में चले जाओ, वहां पे बड़ौदा, गायकवाड़, भोंसले, ये अपना जो सिंधिया है, अभी एक ज्योतिरादित्य वो सिंधिया एक मिनिस्टर है, उसी फैमिली से बिलोंग करता है। साउथ इंडिया में मैसूर स्टेट थी, ईस्ट इंडिया में अहोम प्रिंसिपैलिटीज थी। तो बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स थी, इन सबके ऊपर ब्रिटिश का रूल था। नॉर्थ इंडिया में कश्मीर थी, जहां पे अभी हमने हाना है। ठीक है, तो ऐसे ब्रिटिश जो है वो रूल करते थे। अब ये जो एरिया है सिर्फ और सिर्फ 1/3 एरिया था जिसके ऊपर ब्रिटिश का रूल था। जो मेजर 2/3 एरिया था वो ये प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके ऊपर ब्रिटिश रूल करते थे। ठीक है, ब्रिटिश जो है इनके ऊपर एक पैरामाउंट पावर, इस सिस्टम को हम बोलते हैं ब्रिटिश पैरामाउंसी, कि आपके ऊपर जो आपकी एक फादर लाइक अथॉरिटी है, दैट इज क्वीन ऑफ इंग्लैंड या किंग ऑफ इंग्लैंड। आप उसके पैरामाउंट पावर, उसके अंडर काम कर रहे हो।
और यहाँ पे ब्रिटिश की डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। जो लोकल राजा होगा भी प्रिंस होगा। हाँ हाँ, इंडियन है। ये नहीं होगा, जो किंग होगा वो तो एक ही है ना इंग्लैंड में, जो क्वीन है वो तो एक ही है इंग्लैंड में। आप अपने नाम के आगे किंग क्वीन नहीं लगा सकते, आप अपने नाम के आगे प्रिंस लगाओगे, जैसे कुंवर सा होगा। राजा महाराजा ये चीजें नहीं आप बोलोगे, जो भी ब्रिटिश के अंदर। ठीक है। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया तो यहां से इंडिपेंडेंट हुआ, 11 प्रोविंसेस से ब्रिटिश गए, यहां पे तो थे ही नहीं ब्रिटिश। इनके ऊपर पैरामाउंसी थी, वो खत्म हो गई। मतलब इनके ऊपर जो ब्रिटिश एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बना हुआ था वो खत्म हो गया। तो अब ये तो इंडिपेंडेंट हो गए, तो इनको 3 ऑप्शंस दिए ब्रिटिश ने। पहला ऑप्शन, या तो इंडियन यूनियन के साथ चले जाओ, इंडिया के साथ चले जाओ। दूसरा, यहां पाकिस्तान के साथ चले जाओ। तीसरा, यहां आप इंडिपेंडेंट रह लो, एक अपना अलग से देश बना लो। ठीक है। इनमें से सारी जो प्रिंसिपैलिटीज थी, उन्होंने अपना अपना स्टेक चूज कर लिया कि हमने क्या करना है। जो हिंदू मेजोरिटी थी वो इंडिया के साथ आ गई, जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो पाकिस्तान के साथ चली गई। ठीक है। प्रॉब्लम हुई 3 स्टेट्स में। एक थी हैदराबाद, हैदराबाद में था निजाम, निजाम उस्मान अली खान। अब यहां की दिक्कत क्या थी कि निजाम में मुस्लिम, पॉपुलेशन है हिंदू। निजाम जाना चाहता है पाकिस्तान के साथ, पॉपुलेशन रहना चाहती है इंडिया के साथ। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने 1 हफ्ता अपना ऑपरेशन चलाया और हैदराबाद को जबरदस्ती एक्वायर कर लिया। ठीक है। दूसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ जो है ये गुजरात में, यहाँ पे ऑपोजिट था। यहाँ पे राजा हिंदू था, पॉपुलेशन मुस्लिम थी। राजा इंडिया के साथ रहना चाहता था, पॉपुलेशन पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। था ये गुजरात में। तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप देखो, अगर आज का जो हैदराबाद है, जो आज का आंध्र प्रदेश है, ये पाकिस्तान में होता तो प्रैक्टिकली पॉसिबल था कि चारों तरफ इंडिया है। ठीक है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी ऐसे था, यहाँ पे भी इंडियन पुलिस एक्शन हुआ, जबरदस्ती जूनागढ़ को एक्वायर कर लिया। अब तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, वो आई कश्मीर। अब कश्मीर जो है, ये शुरू से हम थोड़ा सा पीछे चले, 1809 में यहाँ पे पंजाब में पंजाब किंगडम एस्टेब्लिश हुआ अंडर महाराजा रंजीत सिंह। उन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर जो है इसको एक्वायर किया हुआ था, ये पंजाब किंगडम का पार्ट था। ठीक है। और महाराजा रंजीत सिंह की कोर्ट के जितने भी वजीर थे, वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर, वो सारे के सारे कौन होते थे? डोगरा राजपूत। सारे एक ही फैमिली जो है वो एक पोजीशन को होल्ड करके रखती थी, डोगरा राजपूत। ठीक है। 1809 के बाद 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उनके बेटे आते हैं, नौनिहाल सिंह आता है, शेर सिंह आता है, खड़क सिंह आता है, दुलीप सिंह आता है। एक के बाद एक 4 बेटे आते हैं। और इस चीज का फायदा उठाते हैं ब्रिटिश, जो है 1845 में पंजाब के ऊपर अटैक करते हैं और पंजाब को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है। जब भी ब्रिटिश किसी के साथ लड़ते थे ना, जो हारने वाली पार्टी होती थी, उनसे पैसे लेते थे, उसको बोलते थे वॉर डैमेज, कि देखो हमारा भी तो नुकसान हुआ है तो आप हमें पैसे दो। तो उन्होंने ये पंजाब से 1 करोड़ रुपीज मांगे एज ए वॉर डैमेज। उस टाइम की बात है 1845 में। अब पंजाब के पास इतने पैसे नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने, ये जो कश्मीर था, जो पंजाब का ही पार्ट था, ये वहीं के एक डोगरा राजपूत राजा था जिसका नाम था गुलाब सिंह, उसको बेच दिया 75 लाख का। मतलब किसी का एरिया किसी को बेच दिया और पैसे खुद रख लिए अपने पैसे पूरे करने के लिए, जो कि पंजाब दे ना पाता। और उसके बाद ये अलग से एक प्रिंसली स्टेट बन गई, पंजाब से निकल के। पंजाब जो है इसको तो उन्होंने अपना प्रोविंस बना लिया। जो ये यहाँ पे 11 प्रोविंसेस थे, इसमें से एक पंजाब भी था। सिर्फ आज का पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो पंजाब है आज, वो वाला पंजाब। और जो कश्मीर इससे निकला, उसको अलग से प्रिंसली स्टेट बना दिया कश्मीर को। अब कश्मीर जो है, यहाँ पे राजा है हिंदू और पॉपुलेशन है मुस्लिम। स्टोरी आगे बढ़ती गई, 1947 आया, तो कश्मीर का जो राजा था उस टाइम पे राजा था राजा हरि सिंह। ये हिंदू राजा था, पॉपुलेशन मुस्लिम थी, लेकिन ये हिंदू राजा इंडिया के साथ नहीं आना चाहता था, ये रहना चाहता था इंडिपेंडेंट। जो तीसरा ऑप्शन दिया था प्रिंसली स्टेट्स को, ये चाहता था कि मैं अपनी अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बनाऊं।
लेकिन पॉपुलेशन जो कि मुस्लिम थी वो चाहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहां से। दिस इज द रूट कॉज ऑफ कश्मीर इशू। ये जो राजा था ये इंडिपेंडेंट होना चाहता था। अगर राजा इंडिया के साथ आना चाहता, एक डॉक्यूमेंट था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिस भी प्रिंस ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया मतलब वो इंडियन यूनियन के साथ आ गया। ठीक है, वो अब मतलब वो और आगे अपना ये टाइटल अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो एक आम सिटीजन बन जाएगा। उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है सिर्फ वो उसके पास रहेगी, बाकी जो पूरी स्टेट है, जो पूरी उसकी राजा की जो प्रजा है, वो सारी अब इंडियन सिटीजन बन जाएगी। ठीक है, तो अगर ये उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेता तो शायद कश्मीर इशू ना होता। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम मैप से समझते हैं। इसके बाद हुआ क्या, ठीक है मैप समझ आ रहा है आपको? जा रहा है? ये पूरा का पूरा था कश्मीर। कैपिटल थी श्रीनगर, दूसरी कैपिटल थी जम्मू। श्रीनगर जो थी ये समर कैपिटल थी, जम्मू जो थी वो विंटर कैपिटल थी। आज भी ऐसा ही, जब श्रीनगर में बर्फ पड़ जाती है कैपिटल जम्मू शिफ्ट हो जाती है, गर्मियों में कैपिटल जो है वो श्रीनगर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो 1948 मंथ आ गया अक्टूबर 1948 का। ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान की पहली लड़ाई हुई, आजाद होते ही पहली लड़ाई। ठीक है, लड़ाई हुई किस चीज के पीछे, ये कश्मीर के पीछे। अब पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है वो चाहती थी कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एरिया आए, ज्यादा से ज्यादा लैंड आए। ठीक है, जो इंडियन आर्मी थी उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इंडिया की आर्मी से जो सोल्जर्स थे, जो मुस्लिम्स थे, जो अलग देश चाहते थे, वो पाकिस्तान की आर्मी में चले गए। ठीक है, और जो बाकी रह गए वो इंडिया की आर्मी में रह गए। लेकिन दोनों आर्मी को लीड कौन कर रहा है, ब्रिटिश। एक्चुअली तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी ना, तो दो आर्मीज आपस में लड़ थोड़ी सकती हैं। एक ही आर्मी का स्ट्रक्चर है, एक ही आर्मी की मान लो दो यूनिट्स है, वो थोड़ी आपस में लड़ सकती है। तो यहाँ पे आर्मी जो है वो डायरेक्टली, पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्टली इंडियन आर्मी के खिलाफ नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि दोनों आर्मीज आर कमांडेड बाय ओनली वन पर्सन। जो गवर्नर जनरल है वो तो एक ही है, जो आर्मी का कमांडर है वो तो एक ही है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या किया, जो लोकल लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, उनको ट्रेन किया, उनको तैयार किया कि आप इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करो और कश्मीर को हम जबरदस्ती एक्वायर करेंगे। जैसा इंडिया ने हैदराबाद के साथ किया, जैसा इंडिया ने जूनागढ़ के साथ किया, हम वैसा कश्मीर के साथ करेंगे। ठीक है, और अक्टूबर 1948 को कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। जो लोग थे आम सिविल कपड़ों में, आर्मी में थे लेकिन वो आर्मी की यूनिफॉर्म में नहीं, सिविल कपड़ों में ट्राइबल बनकर उन्होंने कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जो कश्मीर का राजा था कौन था, हरी सिंह। उसको लगा कि मेरी आर्मी इतनी कैपेबल है कि हम इन इन्फिल्ट्रेटर्स को रोक देंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफर किया उसको कि हम आपको हेल्प करते हैं, बदले में आप इंडिया के साथ आ जाओ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लो। ठीक है, फिर उस टाइम के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे वीपी मेनन, ये श्रीनगर गए, इन्होंने राजा को समझाया कि देखो आपकी जो आर्मी है ना उसमें 60% तो मुस्लिम्स हैं, और वो मुस्लिम्स हैं जो कि इजीली ब्रेन वॉश्ड हो सकते हैं बाय द पाकिस्तानी मुस्लिम्स, क्योंकि वो एक सोल्जर है। अब उनको बोला जाएगा हमारी कंट्री में आ जाओ, हम आपको ऑफिसर बना देंगे, हमारी कंट्री की आर्मी में आ जाओ, हम आपको बेटर अलाउंसेस देंगे, बेटर लाइफ देंगे, तो वो बहुत वल्नरेबल है, बहुत इजीली वो पाकिस्तान की साइड पे जा सकते हैं, तो आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। तो राजा ने बोले चलो मैं सोच विचार करके बताता हूँ। उतनी देर में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। बारामूला जहां पे जगह है, अगर ये मैप पे दिखाया हुआ है तो दिखाया हुआ, यहाँ पे आज बिल्कुल बॉर्डर पे है बारामूला, यहाँ तक आर्मी पहुंच गई। और ऐसे था कि अगले दिन आर्मी जो थी उसने श्रीनगर पहुंच जाना था, तो श्रीनगर भी दिखाया हुआ, यहाँ पे श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर पहुंच जाना था। तो रात को वीपी मेनन गए श्रीनगर, रात को राजा हरि सिंह से ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया। अगले दिन इंडियन आर्मी को एयरलिफ्ट किया गया, और जहां पे ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल दिख रही है, यहां पे पाकिस्तानी आर्मी को रोक दिया इंडियन आर्मी ने। रात को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, ऑफिशियली जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया।
ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान जो बोल रहा है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन को नहीं मानते, कि ये तो जबरदस्ती साइन करवाया गया, रात को साइन करवाया और सुबह हम कैसे मान लेंगे कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं, कोई राजा की अनाउंसमेंट नहीं, और राजा इतना डर गया था, इवन इसके पीछे एक स्टोरी है कि राजा जब रात को सोया तो वो अपने मतलब सरहाने गन रख के सोया था, और उसने अपने पीओ को बोला कि अगर कल सुबह तक इंडियन आर्मी नहीं पहुंचती तो मुझे गोली मार देना नींद में ही, कि मैं उठ के देखना नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान बन गया कश्मीर। ठीक है। अब उसके बाद यहां पे जो आर्मी को रोक दिया गया, इसके बाद इशू चल गया यूएनओ में। नवंबर 1948 यूएनओ ने सीज फायर ऑर्डर दे दिया। सीज फायर का मतलब क्या है? सीज कर दो, फायरिंग को रोक दो, जहां पे अभी आर्मी है वहां पे आर्मी को रोक दिया जाए। ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है वो यूनाइटेड नेशंस गए हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन 1945 में बन गया था, इंडिया जो उसका सिग्नेटरी मेंबर था, आज भी है, उसको हम पढ़ेंगे भी इंटरनेशनल रिलेशंस में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ 197 कंट्रीज है उसकी जो मेंबर है, तो जो उसने ऑर्डर दिया वो आपको मानना पड़ेगा। अब उसने क्या ऑर्डर दिया कि देखो ये जो अब लाइन है जहां तक पाकिस्तान की आर्मी आ गई है उसको हम बना देंगे एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और ये एरिया जितना भी है इसको बोल दिया जाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है। और इस चीज का फैसला कैसे निकलेगा? यूएनओ ने बोला कि आप एक काम करो, इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि आप एक काम करो, आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाओ। प्लेबिसाइड क्या होता है सुना आपने? लोगों से वोट करवाओ। प्लेबिसाइड का मतलब है लोगों से वोट करवाओ, लोगों से पूछो कि लोग क्या चाहते हैं। ठीक है। ऐसा ही प्लेबिसाइड जो है वो हैदराबाद में भी हुआ था, वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया था। ऐसा ही प्लेबिसाइड पुडुचेरी में भी हुआ था। पुडुचेरी जो कि फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच को वहां से निकाला गया जबरदस्ती, क्योंकि तब इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ आए। यहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने प्लेबिसाइड नहीं करवाया, क्योंकि गवर्नमेंट डर रही थी कि कई लोग पाकिस्तान के हक में ना फैसला कर दें, पाकिस्तान चला जाएगा। तो इसलिए आज तक प्लेबिसाइड नहीं हुआ वहां पे, और आज तक ये जो इश्यू है आज तक रिजॉल्व है, अनरिजॉल्व है। बदले में प्लेबिसाइड ना करवाने के बदले में हमने क्या किया उस टाइम पे, इस टाइम पे ये जो ईयर 1948, इस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। ठीक है। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल आर्टिकल डाल दिया। कौन सा? आर्टिकल 370। देखो हम प्लेबिसाइड तो नहीं करवाएंगे, प्लेबिसाइड करवाएंगे तो लोग वोट कर देंगे पाकिस्तान जाना है, तो ये कश्मीर तो चला जाएगा सारा पाकिस्तान। तो उससे बेटर है कि हम लोगों को कुछ कंसेशंस दे देते हैं, लोगों को कुछ स्पेशल स्टेटस दे देते हैं। आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, विच गेव स्पेशल स्टेटस टू ये पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। जिसमें क्या था, आपका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपका अलग से फ्लैग होगा, आपका अलग से प्राइम मिनिस्टर होगा। वहां पे अलग प्राइम मिनिस्टर था जेएंडके में, जिसको वजीर आजम बोलते थे। शेख अब्दुल्ला वाज द फर्स्ट वजीर आजम उस टाइम पे। शेख अब्दुल्ला ने यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट की थी कि हाँ हमें सेपरेट स्टेटस दो, फिर इंडियन गवर्नमेंट को बोला था। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सारे फीचर्स जेएंडके पे अप्लाई नहीं होंगे, जेएंडके का अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट जो भी स्टेट्स के लिए एक्ट पास करेगी वो जेएंडके में तभी लागू होगा जब जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली ये चाहेगी कि ये एक्ट यहाँ पे पास हो, वहां की विधानसभा जो स्टेट में गवर्नमेंट्स होती है। अब आज ये आर्टिकल को हटा दिया गया। ठीक है। हटाने के पीछे क्या प्रोसीजर है वो कभी हम डिस्कस करेंगे आगे, वो आईआर का पार्ट नहीं है, वो फिर अब इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। वो इंटरनल सिक्योरिटी आपका अलग से टॉपिक है। ठीक है। तो पढ़ा था आपने आर्टिकल 370 कैसे हटा था? चलो कोई मैं बता दूंगा किसी दिन ये कैसे हटाया गया उसको। कर दो इसी बंद कर दो। एक मुझे लगता बंद नहीं होते, दोनों इकट्ठे ही बंद होते हैं। जाता है एक। समझ आया कुछ कुछ? तो ये इशू है जो आज कश्मीर का इशू है, जो पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा इशू, और ये एलओसी का इशू है। अब ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये हम मानते हैं कि हमारा इंडिया का पार्ट है, कि पाकिस्तान ने जबरदस्ती एक्वायर किया था इसको। पाकिस्तान मानती है कि नहीं है हमारा पार्ट है, पाकिस्तान इसको क्या बोलती है? इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि हमने, इंडिया ने इसको जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया हुआ है पूरे के पूरे कश्मीर को। और हम क्या बोलते हैं इसको? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान ने इसको अलग से कंट्री बनाया हुआ है, एक अलग से कंट्री है जिसको यूएनओ रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसको हम वर्ल्ड मैप पे भी नहीं देखते, सिर्फ पाकिस्तान बोलते हैं कि अलग देश है जिसका नाम है आजाद कश्मीर। पाकिस्तान इसको अपने मैप में नहीं दिखाता, पाकिस्तान का मैप यही है।
ठीक है, वो इसको आजाद कश्मीर बोलते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान इलेक्शंस करवाता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है जिसको अगेन वजीर आजम बोलते हैं। यहाँ की कैपिटल जो है वो मुजफ्फरनगर है। और हम कैसे क्लेम कर रहे हैं इसके ऊपर, हमने आज भी अपनी राज्यसभा में 5 सीट्स जो है वो वेकेंट की हुई है, जो हम मानते हैं कि एलओसी की सीट्स है, ये पीओके की सीट्स है। यहाँ पे हम इलेक्शन तो प्रैक्टिकली करवा नहीं सकते, नहीं करवा सकते ना इलेक्शन, तो यहाँ पे इनकी अपनी पार्लियामेंट के लिए होती है, लेकिन हम मानते हैं हमारी जगह है इसलिए। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है जी, क्या मैं वो बताओ। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी, कहाँ पे एवरेस्ट, इंडिया में तो नहीं है, तो कहीं तो होगी ना। नेपाल के पास, कहाँ पे नेपाल के पास, ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। नेपाल से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाइना से भी एक्सेस कर सकते हैं, वैसे नेपाल में। ठीक है, शायद ऑनलाइन पता हो किसी को इंडिया की हाईएस्ट पीक, अगर आप बता सकते हो तो। कितने, 2 बच्चे हैं, निमरत एंड सिमरनजीत कौर। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, 9th क्लास चैप्टर 2। ये 9th आप लोगों ने कि सीधा 8th के बाद 10th? केटू का नाम सुना आपने कभी, केटू? नहीं, ये केटू जो है वो यहाँ पे पीओके में, कंचनजंगा सिक्किम में। कंचनजंगा से ज्यादा हाइट पे केटू है। ठीक है, अब अगर हम इस पार्ट को इंडिया का पार्ट मान रहे हैं तो केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम इसको इंडिया का पार्ट नहीं मानते तो कंचनजंगा इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जो इंडिया में है, सिक्किम में है। लेकिन ये जो है ये पीओके में है, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ। ठीक है, तो ये है इशू। बाकी हम थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आगे करते हैं, आगे चलते हैं। लिखो, just prior to independence, just prior to independence, there were two different categories of states under the British. There were two different categories of states under the British. Stop. Firstly, there were states of British India. There were states of British India called provinces, called provinces. And secondly, the princely states. Secondly, the princely states on which the British were paramount power. The British were paramount power. Next point. The concept of princely states, concept of princely states was that such states could enjoy nominal independence. Nominal का मतलब है नाम की इंडिपेंडेंस, अंडर द ब्रिटिश राज,
under the British Raj, provided their defense, foreign policy and communication were managed by British. Next point. At the time of independence, based upon their demography, demography मतलब population, and location, a princely state could either join India or Pakistan, or remain an independent nation as announced by Lord Mountbatten. ये इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन होता है? मतलब यहाँ पे इंडिया की जो प्रोविंसेस है उसको हेड करने वाला बंदा होता है गवर्नर जनरल, जो कि डायरेक्ट ऑर्डर ले रहा है लंदन में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, मतलब ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ये था। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान ने, इतनी इंट्रोडक्शन है। इंडिया और पाकिस्तान ने टोटल कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं आज तक? नहीं आइडिया? एक तो पहली थी 48 की लड़ाई, तो ये थी। उसके बाद थी 1965 की लड़ाई थी। ठीक है, उसके बाद थी 1971 की, और अभी जो लास्ट हुई है वो 1999 में हुई है, कारगिल वॉर। उसके बाद से हमारी और पाकिस्तान की कोई वॉर नहीं हुई। हाँ, छोटी छोटी बैटल्स होती रहती है, शेलिंग होती रहती है, टेरर अटैक्स होते रहते हैं। अभी जम्मू में हुआ है थोड़े दिन पहले। ठीक है, लेकिन जो आर्मी और आर्मी की वॉर है वो सिर्फ 4 बार हुई है, और ये 48 की वही वॉर है जिसके बारे में हमने डिस्कशन की है। उसके बाद हमारी 65 की वॉर हुई थी। ये 65 की वॉर हुई थी क्योंकि 62 में इंडिया जो है वो चाइना से हारा था। 62 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, जिस टाइम पे इंडिया जो था वो बहुत वीक पड़ गया था। तो उस चीज का फायदा उठा के पाकिस्तान ने, जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है ये राजस्थान पंजाब वाला, यहाँ पे अटैक किया था इंडिया के ऊपर, और टैंक से लड़ाई हुई थी। इधर पंजाब के पास एक जगह है खेमकरन, वहां पे लड़ाई हुई थी। उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ असल उत्तर, जहां पे आज आप देखो इंडिया के अलग अलग शहरों में टैंक खड़े किए हुए हैं। ये हमने पाकिस्तान से जीते थे, पंजाब में स्पेशली, तो वो उस लड़ाई से जीते थे। अब इंपॉर्टेंट है हमारे पास 1971 की वॉर, क्योंकि थोड़ा एक मिनट हम मैप देखें। अब पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं बना था, जो ये बांग्लादेश है ना आज, ये भी पाकिस्तान बना था। इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। जो पार्टीशन हुआ था वो सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ था, पार्टीशन एक यहाँ पे पंजाब में हुआ और पार्टीशन एक यहाँ पे बंगाल में हुआ। ये वही पार्टीशन है जो 1905 का आपको बताया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिस हिसाब से वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को डिवाइड किया। तो जो बांग्लादेश है वो तो बहुत बाद में बना। बांग्लादेश से पहले हम उसको क्या बोलते थे? ईस्ट पाकिस्तान, फ्रॉम 1947 टू 1971।
ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैप पे जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आपको ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है, दिस वाज द पूरा का पूरा पंजाब, प्री इंडिपेंडेंस पंजाब। इतना बड़ा पंजाब था पूरा, ये दिल्ली, नीचे हरियाणा, हिमाचल सारा, और उधर का पूरा पाकिस्तान में जो पंजाब है। और ये जो आपको रीजन दिख रहा है पूरा, ये पूरा का पूरा बंगाल था। तो ये बंगाल को बीच में से डिवाइड किया और ये पंजाब को बीच में से डिवाइड किया। ठीक है, और जो ये रीजन बना इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला गया। अब दिक्कत क्या थी कि जो यहाँ के लोग थे वो ज्यादा बोलते थे पंजाबी, यहाँ के जो लोग थे वो बोलते थे बंगाली। ठीक है, कैपिटल कहां पे थी पाकिस्तान की? क्या अभी हमने इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इधर है। अब यहां से अगर आपको कोई भी काम करवाना है आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, कोई चीज किसी चीज की परमिशन लेनी है इस्लामाबाद से लेनी पड़ेगी। तो इसको एक तरह से जैसे सेकंड हैंड सिटीजन होते हैं ना, वैसे ट्रीट किया जाता था जो बांग्लादेश के या जो ईस्ट पाकिस्तान के सिटीजन थे। तो यहाँ के लोगों ने अपनी डिमांड खड़ी कर दी कि हमें अलग देश चाहिए, हम पाकिस्तान से अलग देश, अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे हम अपनी कंट्री बनाना चाहते हैं, बंगाली लैंग्वेज के बेसिस पे बांग्लादेश, जो बांग्ला लोगों का अलग से देश है। अब इस लड़ाई में हेल्प किसने की? तो जो 1971 की वॉर है ना, इसका एक और नाम है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। लिबरेशन मतलब फ्री करवाना, बांग्लादेश को हमने जो फ्री करवाया उस वॉर में। तो ये हमारी तीसरी वॉर हुई थी। और जो लास्ट वॉर हुई थी वो कारगिल वॉर थी 1999 में। पाकिस्तान ने एक माउंटेन पीक है, फोर पीक 4190, वो इंडिया का था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो वो कब्जा छुड़ाने के लिए लड़ाई हुई थी, बस एक टेरिटोरियल लड़ाई थी कारगिल में। उसके बाद 1984 में हमारे एक ऑपरेशन हुआ मेघदूत, जिसमें हमने सियाचिन ग्लेशियर ले लिया। और सियाचिन डिस्प्यूट आज तक चलता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान बोलते हैं हमारा एरिया, हमने इसको एक्वायर करके रखा हुआ है। यूएन ने बोला इसको डीमिलिटराइज जोन बना लो, मतलब यहाँ पे किसी की आर्मी नहीं जाएगी, ना इंडिया की आर्मी ना पाकिस्तान की आर्मी, लेकिन हमने अपनी आर्मी को वहां पे प्लेस किया हुआ। ठीक है, समझ आया कुछ कुछ? आगे लिखो। फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कॉमा टू सेपरेट नेशंस, टू सेपरेट नेशंस इंडिया, टू सेपरेट नेशंस कॉमा इंडिया, ब्रैकेट में लिखो डोमिनेटेड बाय हिंदूज एंड पाकिस्तान, ब्रैकेट में लिखो डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स, वर फॉर्म्ड, वर फॉर्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पाइट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ये डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, ये बार बार पढ़ेंगे हम, सुनेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में। क्या मतलब है इसका डिप्लोमेटिक रिलेशन? डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है आम भाषा में? ओपिनियंस रखना, ठीक है। और कोई डिप्लोमेटिक वर्ड नहीं सुना कभी? डोंट बी डिप्लोमेटिक। हाँ, फिर आके तब जैसे एक होता व्हाइट एरिया, एक होता ब्लैक एरिया, थोड़ा सा ग्रे एरिया में रहना। ठीक है, मतलब किसी को उस हिसाब से ना करना कि उसको बुरा भी ना लगना। ठीक है, और आपका रिलेशन भी मेंटेन रहे, मतलब सॉल्यूशन बाय डायलॉग, बातचीत करके। तो हम हर कंट्री के साथ, हमारा ये एक मोटिव है कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करें। जैसे पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई ना करें, अगर लड़ाई चल रही तो हम बातचीत करके उसका कोई फैसला निकालने की कोशिश करें, लड़ाई को हम अवॉइड करें। तो ये रिलेशंस तो फॉर्म होना शुरू हो गए थे धीरे धीरे। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे वॉर्स भी हुई और आज तक टेरर अटैक जो है वो कंटिन्यू है। लिखो डिस्पाइट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, कॉमा द इमीडिएट वायलेंट पार्टीशन, द इमीडिएट वायलेंट partition, comma wars, comma terrorist attacks,
partition, immediate violent partition, comma wars, comma terrorist attacks, and numerous territorial disputes overshadowed the relationship between two countries. Next point, since independence in 1947, both countries have fought four major wars, have fought four major wars, and have been involved in military standoffs. Next point, the dispute over Kashmir is the main center of all these conflicts. ठीक है, तो इसके बाद हम सारे डिस्प्यूट्स लिखेंगे, वो हम मंडे को करेंगे, स्टार्टिंग विद कश्मीर इशू. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलो, थैंक यू. आगे मंडे करते हैं. और मंडे को आपको एक मंडे के लिए काम भी दिया हुआ है, अगर आप भूल गए तो मैं याद करा दूं आपको. याद है ना?